हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है वो सोशल साइंस के लिए है और सोशल साइंस की ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अब वे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कौन सा, ऑफलाइन वाला, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होने वाला है आप लोगों का इस साल। तो ऑफलाइन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ ऑफलाइन पेपर को सॉल्व करें जितना हो सके उतना, और उसके साथ साथ ऑनलाइन पेपर को भी सॉल्व करें। पर एक बात ये भी है कि ऑफलाइन पेपर जो होता है वो एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन पेपर ईजी आया है, ऐसा मुझे लगता है पेपर सॉल्व करने के बाद। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो विंड वेन इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। जो विंड वेन होता है उसको क्या मतलब उसका जो उपयोग होता है क्या मापने के लिए किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन है वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा या फिर वायु तापमान। सो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में आपको आंसर भी बताते रहना है ताकि आपको भी आंसर्स जो है वो पता चले। ओके, सो आंसर जो है वो है वायु दिशा। तो जो वायु वेन होता है या फिर वॉथ जो दिग्दर्शी होता है, उसका जो इस्तेमाल होता है वायु की दिशा मापने के लिए किया जाता है कि जो वायु है वो कौन सी डायरेक्शन से आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन 32 वाला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने करवाया हुआ है और उसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो क्वेश्चन जो है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत जो है रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। ओके, मीन्स कौन सा जो नीचे का आपको दिया हुआ है ना, जो लेयर्स दिए गए हैं इन एटमॉस्फेरिक लेयर्स में किस में रेडियो ट्रांसमिशंस वेव्स पाए जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर या फिर एक्सोस्फियर, क्या है आपका सही आंसर। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है थर्मोस्फियर। ओके, जो थर्मोस्फियर है इसमें क्या पाया जाता है, रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 वाला। 33 का जो क्वेश्चन है ये है, आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर्स ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द आउटर मोस्ट। मतलब अंदर से लेकर बाहर तक के परतों को आपको पहचानना है। सबसे पहले अंदर कौन सा आएगा, फिर बाहर कौन सा आएगा। ओके, सो देखो पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम के आंतरिक से बाहरतम परत तक पहचानिए। सो सबसे पहले क्या आएगा, मेंटल, इनर कोर या क्या आएगा। देखिए, तो क्रस्ट जो होता है ना वो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है, मीन्स जो क्रस्ट है ये 4th नंबर वाला क्रस्ट है। ओके, इसके बाद ये है सेकंड नंबर वाला आपका मेंटल, इसके बाद है ये आपका कोर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही है, ये होगा आपका इनर कोर, ये हो जाएगा आपका आउटर कोर। जो डार्क कलर में है, ब्लैक थोड़ा सा ग्रे कलर में, ये हो जाएगा आपका मेंटल, और नेक्स्ट जो है ऊपर वाला जो ब्लैक डार्क ब्लैक है वो हो जाएगा आपका क्रस्ट। ओके, सो नॉर्मली जो है हम इसको ऐसे याद करते हैं, क्रस्ट, मेंटल, इनर, आउटर कोर एंड इनर कोर। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसके लिए सही है। जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं प्लीज़ वीडियो देख के मत जाइएगा, क्योंकि बाजू में हिंदी में भी लिखा है तो आप स्वयं पढ़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, अगर मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ूँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये वाला भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है मेरे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। ऑब्जर्व केयरफुली द लोकेशन ऑफ द सन, अर्थ एंड मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इज डिपिक्ट्स। मतलब कि जो सन है, जो अर्थ है और ये जो मून है, तो ये जो इनका डायरेक्शन देख के आपको बताना है कि ये क्या हो रहा है, सोलर एक्लिप्स हो रहा है, लूनर एक्लिप्स, स्प्रिंग टाइड या नीप टाइड। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब अर्थ जो है, जब सन और मून अलग अलग डायरेक्शंस में होते हैं तब गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है ना वो बट जाता है। आधा गुरुत्वाकर्षण सन यहाँ से लगाएगा, आधा मून यहाँ से लगाएगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बटने की वजह से सन की जो ओशंस होते हैं ना, जो सीज वगैरह होते हैं, उसमें जो वेव्स होते हैं ना वो बहुत शांत होती हैं। ओके, शांत होती हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अलग अलग डायरेक्शन से हो रहा है। तो इसे हम कहते हैं लघु ज्वार भाटा। क्या कहते हैं, लघु ज्वार भाटा। और वही अगर जो चंद्रमा है ये बीच में होता तब ये होता
स्प्रिंग टाइड मतलब कि बृहद ज्वार भाटा मतलब कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो एक ही डायरेक्शन से लग रहा है। ओके, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इसको मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है उसको भी मैं एक बार एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी। इसका मैं ऑलरेडी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ ताकि बाद में मुझे क्वेश्चन ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। समटाइम्स मुझे क्वेश्चन ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 35 वाला है। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े बड़े मोड़ बनाती है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मियंडर। 7th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये लेसन नंबर 3 का है। अगर आप चाहते हैं तो मियंडर्स के बारे में अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। ऑक्सबो ये टॉपिक मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तो आंसर आपको समझ में आ गया होगा। मियंडर्स जो मोड़ होता है ना उसको ही क्या कहा जाता है? मियंडर्स। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 वाला। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन सबसे अच्छा होता है? मीन्स कहीं पे अगर नेचुरल कैलामिटीज़ आ चुकी हैं या नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है तो इस टाइम पे सबसे अच्छा मार्ग कौन सा होता है? रेलवे होता है, रोडवेज होता है या वाटरवेज होता है? देखिए तो उस टाइम पे सबसे अच्छा जो होता है वो होता है वायु मार्ग, क्योंकि सबसे फास्ट काम करेगा ये और जल्द से जल्द सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचा देगा। तो एयरवेज जो है वो सबसे सटीक आंसर है इसके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 37 वाला। अगर वीडियो पर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर्स जो बनते हैं मेरे, वो मुझे बहुत मोटिवेशंस देते हैं। तो प्लीज़ मुझे वीडियो बनाने का जो प्रोत्साहन मिलता है वो आपके सब्सक्राइबर से ही मिलते हैं। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। 37 भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है क्या कहलाती है? मतलब द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विथ कंपोजिशंस ऑफ द पर्टिकुलर ह्यूमन्स पॉपुलेशन, मतलब कि ह्यूमन्स के पॉपुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है भूगोल का एक हिस्सा, वो उसे क्या बोलते हैं? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या फिर मानव भूगोल? तो जैसे कि हम लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे भी हम जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? डेमोग्राफी, मतलब कि जनसांख्यिकी। ओके, चलिए आते हैं अब 38 के क्वेश्चन पे और पढ़ते हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही है। ओके, तो सूर्य जो है ना गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे के बाद अस्त होता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। तो कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ओके, तो देखिए ये दोनों सही है, ए और बी जो है दोनों कथन जो है सही है। ओके, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें सूर्य उदय जल्दी होता है और गुजरात में सूर्य उदय लेट होता है, 2 घंटे के आसपास होता है बाद में। ओके, अरुणाचल प्रदेश के कंपैरिजन में तो अरुणाचल प्रदेश में सनसेट भी बहुत जल्दी हो जाता है और गुजरात में सनसेट भी 2 घंटे लेट होता है। तो ये पूरा सही है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के कंपैरिजन में हमारा जो गुजरात है वो थोड़ा सा हायर लैटिट्यूड में लोकेटेड है। दोनों ही सही है, बट आर जो है ना वो एक को स्पष्ट नहीं करता है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। ओके, क्योंकि अगर आप मैप देखोगे ना दोनों ऑलमोस्ट एक ही लैटिट्यूड में है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, इसलिए इसका आंसर ये है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? गैर परंपरागत मतलब कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सी है? नॉन कन्वेंशनल मतलब कि गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा या फिर कोयला? सो आंसर जो है आपका यह रहेगा सौर ऊर्जा। ओके, सो सौर ऊर्जा इज़ द करेक्ट आंसर। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है ये। नेक्स्ट जो है 40 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रीडिंग ऑफ फिश, मतलब फिश जब तालाबों में प्रजनन, फिश का जब प्रजनन होता है वो क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। सेरीकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर पीसीकल्चर? तो मछलियों का जो पालन होता है, मछलियों का जब प्रजनन करना वो पीसीकल्चर कहलाता है। ओके,
बट यहाँ पे आपको ये चारों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है कि सेरीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग में मैं आपको शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन में भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में इसको पेपर्स में देखे हुए थे। ठीक है, तो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो भी रिपीट हो रहे हैं ना, उसका मैं शॉर्ट वीडियो ज़रूर बना के डालूंगी ताकि आपको 1 मार्क्स कहीं ना कहीं से मिल जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग 2 लैंड मैसेज, मतलब कि स्थल का एक संकरा सा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलों को जोड़ता है, उसे कहा जाता है स्थमस्थ, मतलब कि स्थल संधि। स्थल मतलब पता ही आपको ज़मीन, तो ज़मीन के साथ जो संधि कर लेता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर द 41। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार के अगर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है और इतना इजी होते हैं ना आंसर्स, अगर आपको आंसर्स पता है तो। जो बड़े बड़े होते हैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं, सॉरी मैंने बोला टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? महाद्वीप के बारे में बताना है, मतलब कॉन्टिनेंट के बारे में बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है। यूरोप है या ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है या फिर अफ्रीका है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे छोटा जो है ना वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ओके, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को सबसे स्मॉल कॉन्टिनेंट भी माना गया है। सो 42 का आंसर जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 वाला। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है, मतलब कि अगर हम बात करें अपर प्राइमरी स्टेज की, तो अपर प्राइमरी स्टेज में सोशल साइंस में क्या शामिल है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है यहाँ, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। मतलब अगर हम 9th की बात करें तो 9th की बुक में क्या ऐड किया हुआ है? तो इतिहास, जैसे कि हम जानते हैं कि इतिहास तो स्टार्टिंग से 6 से ही रहता है, भूगोल भी रहता है, एंड पॉलिटिकल साइंस जिसे हम बोलते हैं सिविक्स, ये भी एक होता है। बच्चे जब 9th में आते हैं तो उनके साथ एक और चीज़ जुड़ जाती है, वो क्या होती है? तो वो होता है इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के साथ बच्चे इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है सोशल साइंस में, तो ये पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था जब मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम देने गई थी तब। ओके, चलिए 43 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला। ये वाला पेपर बहुत ही ईजी है, 2018 का पेपर जिसने भी दिया होगा ना पक्का पास ही हो गया होगा। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? मतलब इंडक्टिव लर्निंग जो है इज कॉन्ट्रैडिक्शनरी टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस, मतलब कि आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? तो व्याख्यानात्मक शिक्षण। ओके, इसका आंसर क्या है? एक्सपोजिटरी टीचिंग जो है वो किसका? इंडक्टिव लर्निंग का अपोजिट है। ओके, ये आपको बताना है इंडक्टिव का क्या होगा, तो व्याख्यानात्मक शिक्षण। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 वाला। इसमें भी आपको ए और बी दिया हुआ है। रीड द गिवन स्टेटमेंट ए एंड बी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट जो दिया है कि जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ना वो प्रमोट्स करता है बिल्डिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन एंड द एक्सपांशंस ऑफ द आइडिया, जो कि काफ़ी हद तक सही है। इट डज़ नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग एंड इवेल्यूटिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड द बिलीफ ऑफ अदर्स। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत कथन है। ठीक है, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो हर प्रकार से बच्चे के लिए अच्छा ही होती है। सो ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। ठीक है, हिंदी में आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज़। चलिए 46 वाला देखते हैं। व्हाट इज़ एन एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब कि अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होते हैं वो आपको बताना है। मीन्स डेटा गैदर्ड इन द रियल वर्ल्ड थ्रू द सेंसेस, मतलब हमारे सेंस के थ्रू, हमारे इंद्रियों के माध्यम से जिस वस्तुओं का हम लोग वस्तुओं को एकत्रित करते हैं, उनके आंकड़ों को एकत्रित कहते हैं, उसे बोलते हैं एम्पेरिकल एविडेंस, मतलब कि अनुभवजन्य, अपने अनुभव से किसी चीज़ को, किसी साक्ष्य को इकट्ठा करना। सो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है और दूसरा पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 वाला। द मॉडल्स एंड द रेप्लिकेज ऑफ द फिजिकल फीचर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर द टीचिंग, मतलब कि भौतिक विशेषताओं के मॉडल शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। सो द मॉडल फॉर फिजिकल फीचर्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर द टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी।
अगर हमें किसी चीज़ का डायग्राम बनाना है, किसी चीज़ का मॉडल देना है, तो हम ज्योग्राफी को हम इसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं, मॉडल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, राइट। तो ज्योग्राफी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 वाला क्वेश्चन। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? प्राथमिक है, सेकेंडरी है, या फिर टर्टियरी है, या फिर प्राथमिक और तृतीय दोनों ही है? तो देखिए, अगर हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से वेदर का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो वह एक सेकेंडरी एग्जाम्पल है, ठीक है, सेकेंडरी एग्जाम्पल है, ये हमारा प्राइमरी एग्जाम्पल नहीं है। प्राइमरी एग्जाम्पल क्या होगा वो हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 वाला। इन विच टाइप ऑफ क्लासरूम द स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटी लर्न अलॉन्ग साइड अदर स्टूडेंट्स? तो सीखने की जो अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं ना, तो शिक्षार्थी जो होते हैं किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? किस प्रकार के? एक्सक्लूसिव क्लास में, स्पेशल क्लास में, इंक्लूसिव क्लास में या फिर मॉडर्न क्लास में? तो बच्चा जो है, अगर डिसेबल बच्चा भी साथ में बैठा है, मतलब उस क्लास को क्या बोलेंगे? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला 50 वाला क्वेश्चन। सभी बच्चे जो है ना विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं। विकास का जो होता है एक सही अनुक्रम होता है, उसके अकॉर्डिंग से ही बच्चा जो है ग्रो होता है, लेकिन विभिन्न दरों से। ओके, तो इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। मतलब कि ऑल चिल्ड्रन गो थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ द डेवलपमेंट बट एट द डिफरेंट रेट्स, therefore teacher must plans activities for the individual children and small groups, not just for the class as a whole। ओके, तो देखो ये किसकी थियरी है कि बच्चा जो है ना सेम ही चीज़ों से गुजरता है, बस उसका जो रेट होता है वो अलग अलग होता है। ओके, तो डेवलपमेंट को अलग अलग स्टेजेस में किसने बांटा है? क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट है ना वो अलग अलग स्टेजेस में सबका होता है, बट अलग अलग स्टेजेस में होता है, राइट। और उस स्टेजेस से सबको गुजरना ही पड़ता है वंस अपॉन अ टाइम। तो टीचर को क्या करना चाहिए? इस बच्चों के हिसाब से इंडिविजुअल एक्टिविटी रखना चाहिए। किसने बोला है? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? जीन प्याजे, राइट। जीन प्याजे ने ही बोला है ना कि जो स्टेजेस के बारे में बात किसने की है? जीन प्याजे ने की है। तो सही आंसर क्या होगा? जीन प्याजे। चलो देखते हैं 50 वाला क्वेश्चन। ये 50 वाला था। अब देखते हैं 51वां क्वेश्चन। नेक्स्ट जो है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। मीन्स टू प्रमोट कोऑपरेटिव लर्निंग इन द क्लासरूम अ टीचर शुड। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब कि बच्चे जो है ना दूसरे को मदद कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव लर्निंग को हमें प्रमोट करना चाहिए। तो टीचर को कैसा होना चाहिए? छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाना चाहिए, उनको परियोजना देना चाहिए, या फिर काम करने के लिए कक्षा को छोटे समूह में विभाजित करें, या परियोजना करने के लिए उन्हें विभिन्न स्रोत प्रदान करें। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? बच्चे को हमें क्या करना चाहिए? डिबेट्स के लिए इनकरेज करना चाहिए। ओके, सो 51 विल बी द सही आंसर। देखते हैं नेक्स्ट 52 वाला। एक आत्मनिर्देशित अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतर स्तर पर तर्क करने का प्रयास होते हैं उसे कहते हैं। मतलब कि अ सेल्फ गाइडेड, a self-disciplined thinking which attempts to reason at the highest level of quality in a fair-minded way is called। किसको बोलेंगे? इसको हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग बोलेंगे, इंटेलिजेंट थिंकिंग बोलेंगे, या फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जब बच्चा है ना सेल्फ गाइडेड भी है, सेल्फ डिसिप्लिन थिंकिंग भी कर रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिटी इन अ फेयर माइंडेड, इसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? आलोचनात्मक सोच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अजंता गुफा के बारे में दिया हुआ है कि चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग जो है निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं? तो अजंता का जो गुफा है जिसे हम अजंता केव्स बोलते हैं, तो इसमें जो ड्राइंग बनाई गई है तो उसमें जो कलर्स किए हुए हैं उस कलर्स को कहाँ से लाया गया है? पशु अंगों के विशेष से, ग्रेफाइट से, पौधों और खनिज से, या फिर स्लेट से? ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है पौधे और मिनरल से लाए गए हैं, राइट। एनिमल को मार के भी थोड़ी कलर बनाया जाता है, प्लांट्स और पेड़ पौधा फूल वगैरह से तो कलर्स बनाए जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वन इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 54 वाला।
तो सबसे पुरानी पांडुलिपि, मतलब पांडुलिपि का मतलब क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, जिसको पत्तों वगैरह में लिखा जाता था, पर लिखी गई है किस पे लिखी जाती थी भाई, मैंने पहले ही बोल दिया, पत्तों पे, तो ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। ठीक है, सबसे पुरानी पांडुलिपि जो है ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी, उसके बाद पत्थरों पर लिखना स्टार्ट किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पीरियड कौन सा था। ओके, सबसे बड़ा पीरियड जो है वो कौन सा था वो आपको बताना है। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड मेगालिथिक। ओके, तो सबसे पुराना जो था वो था पूरा पाषाण काल, मतलब कि पैलियोलिथिक पीरियड। इसमें उन्होंने बहुत सारे साल से पत्थरों के बीच में ही गुजार दिए और बहुत सारे इन्वेंशन करने में भी बहुत काफ़ी टाइम लग गया। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है, पूरा पाषाण काल जो है सबसे बड़ा काल है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 वाला। नीचे दिए गए कथनों ए और बी में से हमको सही चुनना है। तो मेहरगढ़ जो है ना इज़ लोकेटेड इन द फर्टाइल प्लेन्स नियर बोलन पास ऑफ पाकिस्तान। एविडेंस ऑफ फार्मिंग एंड द हर्डिंग आर फाउंड हियर। फार्मिंग एंड द हर्डिंग मतलब कि ये तो सही है। ओके, तो ए एंड बी जो है 56 के बारे में ये दोनों ही सही है, मीन्स ए एंड बी आर बोथ ट्रू, क्योंकि जो मेहरगढ़ है ये कहाँ पर है, फर्टाइल लैंड है और ये कहाँ पे, पाकिस्तान में स्थित है। ओके, और यहाँ पे फार्मिंग एंड हर्डिंग के एविडेंस भी पाए गए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 वाला। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में कहाँ पर मिले हैं, पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर जम्मू एंड कश्मीर। तो सही आंसर जो है आपको आएगा गुजरात। हड़प्पा के सबसे ज़्यादा नगर जो है ना वो गुजरात में मिले हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 58 वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है। ऋग्वेद जो है मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई है, ब्राह्मी, पाली, संस्कृत या फिर प्राकृत भाषा में। तो सही आंसर जो है आपका आएगा संस्कृत। 58 का आंसर क्या है, संस्कृत। जो ऋग्वेदास जो है उसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। 59 जो आंसर है वो है, क्वेश्चन जो है, द फर्स्ट रूलर ऑफ मगधा महाजनपदास इन द 6th सेंचुरी BC वॉज। मतलब कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजन के पहले शासक थे। ओके, महाजन पद के सबसे पहले शासक कौन थे, महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार या फिर अजात शत्रु। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बिंबिसार। ठीक है, मगध के सबसे पहले जो थे राजा या फिर महाजन पदास जो थे वो थे बिंबिसार। कौन थे, बिंबिसार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 60 वाला, मतलब 60 क्वेश्चन 60 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है। तो बुद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे, 3 जो ज्वेलर्स थे उसमें से नहीं है। बुद्ध, धम्म, अहिंसा और संघ, जो उनके 3 रत्न थे वो क्या थे वो आपको बताना है। तो क्या नहीं है, अहिंसा। ओके, कभी भी हिंसावादी नहीं बनना है। बुद्ध, धर्म और संघ, ये जो थे ये तीनों उनके 3 ज्वेलर्स थे। 3 ज्वेलर्स का हिस्सा कौन नहीं है, तो जो अहिंसा है वो नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 वाला। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज मिल रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 वाला। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। ओके, तो विधानसभा के सदस्य करते हैं, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा के जो लोग होते हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। तो भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, पार्लियामेंट्री या यूनिटरी या फिर प्रेसिडेंशियल एंड फेडरल, प्रेसिडेंशियल या फिर यूनिटरी, पार्लियामेंट्री या फिर फेडरल, क्या अपनाया गया था। सो द आंसर इज पार्लियामेंट्री एंड द फेडरल शासन प्रणाली जो है वो अपनाया गया था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 63 वाला। हाउ मेनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूटीज आर रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट।
मीन्स अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। ओके, तो पार्लियामेंट्री जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी जो एससी वाले हैं उनके लिए सीट्स जो हैं ऑलरेडी फिक्स है। तो इसका जो आंसर है वो है 84। 63 का जो आंसर है वो है 84 सीट्स जो है उनके लिए रिजर्व रहती है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड ड्यू टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इन इंडिया। मीन्स भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण, मतलब स्पर्श नहीं करना है, तो प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता था। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो किस अधिकारों का उल्लंघन होता था, ओके, वो आपको बताना है। तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी जो है ना वो डिसअबॉलाइज हो जा रही थी, इसका क्या हो रहा था, उल्लंघन हो रहा था राइट टू इक्वालिटी का। तो अगर कहीं पर भी अनटचेबिलिटी हो रही है मतलब उसको समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है समाज में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 65 वाला क्वेश्चन। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स नहीं है वो आपको बताना है। राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। तो फंडामेंटल राइट्स का नहीं के उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार हमारा फंडामेंटल अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर कुछ गलत हो रहा है उसके पीछे आप फाइट कर सकते हो। ओके, ये भी आपका अधिकार है। अगर आपको आपके धर्म को मनाने की अगर आज़ादी नहीं मिल रही है, ओके, तो आपको आज़ादी मिलनी चाहिए, ये भी हमारे मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। संपत्ति का अधिकार जो है वो हमारे मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। राइट टू प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। अनटचेबिलिटी रिफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब कि जो अनटचेबिलिटी है, जो अस्पृश्यता है के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। किस प्रकार का भेदभाव है ये? शारीरिक विकलांगता का भेदभाव है, या लिंग का भेदभाव है, जाति का भेदभाव है, या वंश का भेदभाव है। तो अनटचेबिलिटी जो है वो जाति का भेदभाव है, क्योंकि अगर जो नीचे जात वाले हैं तो उसको टच नहीं करेंगे, उसका जूठा पानी नहीं पिएंगे। अगर जिस नल को उसने छू दिया फिर उस नल को भी अपवित्र मान दिया जाता था पहले के ज़माने में। तो ये जाति के रिगार्डिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री मतलब कि चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो 67 का जो आंसर है द गवर्नर, क्योंकि चीफ मिनिस्टर से बड़ा तो गवर्नर होता है ना। तो गवर्नर को कौन करेगा? चीफ मिनिस्टर को कौन करेगा? गवर्नर। पर जो गवर्नर है उसको कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रेसिडेंट होता है प्रेसिडेंट करेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। 68 जो क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ओके, हु अपॉइंट्स द गवर्नर, राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर को कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्रेसिडेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे बड़ा जो होता है प्रेसिडेंट होता है, तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। अगर आप ये वीडियो चाहते हैं कि कौन किसको अपॉइंट करता है, किसकी सैलरी कितनी होती है, कौन से एज में ये लोग बन सकते हैं, और प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, मुख्यमंत्री को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति को कौन अपॉइंट करता है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऑफलाइन में तो ये क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। इस बार जो ऑफलाइन पेपर होने वाला है उसका देखते हैं कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछते हैं, ऑफलाइन के रिगार्डिंग पूछते हैं या ऑनलाइन के रिगार्डिंग पूछते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। हु इलेक्ट्स द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री का चुनाव जो है कौन करता है? मंत्रियों के परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, एमपीज या फिर एमपीज एंड द एमएलएज। तो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शंस होता है वो होता है एमपीज के बीच में, मतलब मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के बीच में होता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? सांसद लोग करते हैं। जितने ज़्यादा सांसद बनेंगे उसी का जो मिनिस्टर होता है वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला। हु
अमंग्स द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट सिटीजन किसे माना गया है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर? सबसे बड़ा होता है प्रेसिडेंट, सो प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला 71। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया? इतना इजी पेपर भाई, कैसा पेपर बनाया है। अब ये क्या बोल रहा है कि स्टेट का सबसे बड़ा कौन होता है? तो स्टेट का सबसे बड़ा होता है गवर्नर। ओके, स्टेट का सबसे बड़ा कौन होता है? गवर्नर होता है। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है। वर्तमान जो लोकसभा होने वाला है ये 2014 के बाद में जो होने वाला है, मीन्स 2014 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है वो कौन सा वाला है? 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं? कौन सा है? तो ये 16वीं है। और 2019 में ऑलरेडी हो चुका है वो 17वीं है। और 2024 में जो होने वाला है ये 18वीं चुनाव है। तो इस बार शायद ऐसा पूछ सकते हैं कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है वो कौन सा वाला है? तो 18वां वाला है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो उस टाइम पे मतलब आपको हु इज़ द, ये 2018 का चुनाव है, 2080 का मतलब पेपर है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लगाना है कि प्रेसिडेंट पूछा है कौन है, राइट। तो 73 का रामनाथ कोविंद। 2018 में कौन थे? रामनाथ कोविंद थे, जब नरेंद्र मोदी क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। अभी भी नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, उनके अंडर में प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन नहीं किया गया है? नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट्स, नेम्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज या फिर राइट्स ऑफ द सिटीजन्स? तो देखिए, कॉमन सेंस की बात है कि सिटीजन के राइट्स के बारे में तो बात होगा ही होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। स्टेट के नेम्स और यूनियन टेरिटरी का नाम भी मेंशन होगा ही, क्योंकि कभी कभी हम क्या करते हैं, स्टेट्स को तोड़कर डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसके बारे में भी है, इसके बारे में भी है, इसके बारे में है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्यों कॉन्स्टिट्यूशन बात करेगा? सिर्फ यही काम रह गया है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये थर्ड जो है वो सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। हु नॉमिनेट्स मेंबर्स टू द राज्यसभा? राज्यसभा के मेंबर को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट? ओके, तो सही आंसर क्या होगा आपका? तो राष्ट्रपति ही राज्यसभा के सदस्यों को नामांकित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 76 वाला है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? Who amongst the following was the President of the Constituent Assembly of India? C. राजगोपालचारी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू? तो हमारे भारत की संविधान की सभा का अध्यक्ष कौन था वो आपको बताना है। सो अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 77 वाला। Who amongst the following was the only Indian गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वही जो एक थे वो इंडिया के गवर्नर जनरल बने। ओके, एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था, कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, टी कृष्णमाचारी, सी राजगोपालाचारी? सो श्री सी राजगोपालाचारी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। 78 वाला देख लेते हैं। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। 1949 को अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को उसे अपना लिया गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ने की, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई हमारे भारत को एक करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़
विच ऑफ द फॉलोइंग डील विद द मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में मामलों में कार्य करता है। ओके, तो सही जो आंसर है इसका यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट जो है, देखो यूनियन मतलब कि वो होती है, यूनियन गवर्नमेंट मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। यूनियन मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, याद रखिएगा। तो डील विद द मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चेंज करना है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी हिस्सा लेगी एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी हिस्सा लेगी। ओके, नेक्स्ट वन इज 81। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। ओके, सो हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे वो आपको बताना है। सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे ना वो क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो भारत के संविधान सभा में ओके चेयरमैन कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना नहीं था, उसको सिर्फ ड्राफ्टिंग में रखा हुआ था। ड्राफ्ट में जैसे हम लोग कोई मैसेज सेव करके रख देते ना कि बाद में सेंड करेंगे, तो उसका ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, भीमराव अम्बेडकर। 82 की बात की जाए तो 82 का जो क्वेश्चन है कि 18th सेंचुरी में अंडर हुम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल। तो 18वीं सदी में किसके वजह से बंगाल जो है, किसके नेतृत्व में उस टाइम पे, मतलब बंगाल जो है किसके अंडर में था, कि उसके अंडर में रहते हुए बंगाल जो है धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुगल नियंत्रण से अलग है मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह या फिर अलवर्दी खान या फिर बुरहान उल मुल्क। तो देखिए, जहाँ तक मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, मैंने बच्चों को ये पढ़ाया था कि मुर्शिद कुली खान जो है उसके ही अंडर में जब उसकी डेथ हो गई ना, बाद में धीरे धीरे जो है वो मुगल से तो बाहर हो गया, बट किसके अंडर में चला गया, ब्रिटिशर्स के अंडर में चला गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। किसने बोला, लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो किसने बोला था कि अभी ये जो बहादुर शाह जफर है ये लास्ट रहेगा, अभी कोई उसका बच्चा जो है उसके मृत्यु के बाद उसका वंशज जो है राजा नहीं बनेगा, अब जो भी रहेंगे वो हम ही रहेंगे। किसने बोला था, लॉर्ड कैनिन ने बोला था, ठीक है, लॉर्ड कैनिन ने बोला था। चलिए 84 की बात करें, विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर दैट अवध जो है was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration। ये किसने बोला था कि जो अवध है, अवध के लोगों का सब बोला गया था कि आपको मिस गाइड किया जा रहा है, तो आप हमारे अंडर में आएंगे तो हम आपको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी या फिर लॉर्ड माउंटबैटन। तो ये ना लेसन नंबर 2 की बात है हिस्ट्री की 8th स्टैंडर्ड की, और इसमें कहीं पे भी लॉर्ड बैटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड रिपन की बात नहीं हुई है, लॉर्ड डलहौजी की बात ज़रूर हुई है। तो लॉर्ड डलहौजी ने ही बोला था अवध के लोगों को कि आप जो हैं आपके साथ बहुत मिस गवर्न किया जा रहा है, आप लोगों को अच्छे से रूल नहीं किया जा रहा है आपके साथ, तो आप जो है हमारे अंडर में आएंगे तो हम आपको अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेंगे। विच रूलर ऑफ कानपुर कॉल्ड हिमसेल्फ पेशवा। तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा, नाना साहेब ने, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर ने। तो बहादुर शाह जो जफर है वो क्यों ही अपने आप को पेशवा बोलेगा, राइट। सबसे पहले जो थे ना वो थे नाना साहेब, नाना साहेब ने ही अपने आप को क्या बोला था, पेशवा बोला था। अगर 86 की हम बात करें, सो द बेस्ट मेथोडोलॉजी टू टीच द थीम फैक्ट्री वुड बी। अगर हमें बच्चों को कारखाने के बारे में पढ़ाना है, सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी, कहानी सुनाना या फिर किसी विशेषज्ञ को नियंत्रित करना, किसी उद्योग कारखाने में यात्रा। अगर हम यात्रा वाला ऑप्शन के साथ जाएंगे ना तो यात्रा वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सही होता है, बच्चा जो है ना यात्रा के माध्यम से बहुत अच्छे से सीखता है। नेक्स्ट जो है 87 वाला एडुसेट वाला से क्या आप अभिप्राय हैं।
एडुसेट, ओके, रॉकेट जिसका उपयोग मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है। ये एडुसेट क्या है वो आपको बताना है। तो एडुसेट जो है ना, सूर्यमंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, या फिर एक क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति कक्षाओं में बीच पाया जाता है, या फिर एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। तो 87 का आंसर जो है वो सही है। एक सैटेलाइट भेजा गया है इंडिया से ऊपर, मैन मेड इंडिया सैटेलाइट, उसका नाम एडुसेट रखा गया था। ओके, 87 का आंसर 4 है। चलिए 88, पंचवाणी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को सुरक्षित किया गया है? तो वर्ड्स ऑफ आइडियाज ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैव बीन प्रिजर्व्ड इन पंचावनी एंड द बीजक। मीराबाई, कबीर या गुरु नानक या रविदास, किसके बारे में बात हुई है पंचावनी और बीजक में? तो 88 का आंसर जो है वो कबीर है, कबीर के बारे में बात हुई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वाला। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु, देखो एलोरा की गुफा में जाओगे ना तो वहाँ पे विष्णु को नरसिंहार करते हुए दिखाया गया है। ओके, अर्थात पुरुष जो है वो सिंह के रूप में दिखाया गया है। किस काल की कृति हो सकती है? गुर्जर प्रतिहार काल, राष्ट्रकूट काल, चालुक्य काल या फिर गुप्त काल? तो इसके बारे में मैंने पढ़ा हुआ है, ये राष्ट्रकूट काल के युग का टाइम के बारे में बात हुई थी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? मतलब कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनाइजेशंस बिलीव्स इन द उपनिषेद्स। उपनिषेद में किसको आस्था है? ओके, ब्रह्म समाज को, रामकृष्ण मिशंस को, या फिर सत्यशोधक समाज को, या फिर सेवा समाज को? किसमें उपनिषेध में आस्था थी किन लोगों को? तो जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज, इन लोगों को उपनिषेध में आस्था थी। तो ये सारे 90 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। देखते हैं कि इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, अगर इस पेपर की मैं पूरी बात करूँ तो इस पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मुझे कुछ लगा है तो वो मुझे लगा है कि कौन किसको अपॉइंट करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपॉइंटेड वाला एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही सकता है, राइट? क्योंकि सिविक्स में ये 7 की सिविक्स जो है, 8 की सिविक्स में यही सारा भरा हुआ है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को बनाऊं तो मैंने मेरे नोट्स में बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ा था, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं उसको ज़रूर से एक्सप्लेन करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड बी स्टडी।